के साथ पूरा देश हाई अलर्ट पर है। भारत सरकार ने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट को आतंकी घटना माना है। जांच एजेंसियां लगातार इस आतंकी विचारधारा की चेन को बेनकाब करने में जुटी हैं। टेररिज्म की सड़ी हुई मानसिकता का पूरा चैप्टर ही खुलता जा रहा है। लेकिन वो कौन लोग हैं जो नौजवानों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, आतंक के रास्ते पर ले जा रहे हैं, और कैसे इनके दिमागों में आतंक का वायरस फीड किया जा रहा है। दिल्ली धमाके के बाद अब जो कहानी सामने आई है उसने सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। डॉक्टरों के सफेद कोट के पीछे छिपी एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एजेंसियों ने लाल किले धमाके से जुड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में शामिल 7 लोगों को पकड़ा है। इसमें शोपियां के मौलवी इरफान अहमद को टेरर मॉड्यूल का सरगना माना जा रहा है, जिसने डॉक्टरों को शागिर्द बनाया। दूसरा मौलवी फरीदाबाद का मौलाना इश्तियाक है, जिसने किराए का कमरा देकर विस्फोटकों का अड्डा बनाने में मदद की। हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। सूत्रों के अनुसार इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद है। मौलवी इरफान अहमद ने अनंतनाग और पुलवामा के 2 डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर उमर नबी को आतंकियों से जोड़ा। इन दोनों के जरिए डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन भी इसी नेटवर्क में शामिल हो गए। कहानी की शुरुआत हुई थी 16 अक्टूबर से, जब श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगे। इन पोस्टरों में मौलवी इरफान का नाम आया और फिर जांच की कड़ियां वहीं से जुड़नी शुरू हुई। शम्स ताहिर खान ने भारत में और भारत के बाहर जो आतंक का बदला स्वरूप है उसको लंबे समय से देखा है। शम्स, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई ऐसे एजुकेटेड लोग एक टेरर मॉड्यूल में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार एक के बाद एक जो डॉक्टर्स सामने आ रहे हैं वो बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये तबका रेडिकलाइज हो रहा है और टारगेट पर है। सबसे हैरानी की बात तो मेरे लिए खुद है कि ये जो मैंने सारी चीजें देखी हैं, इंजीनियर, बाकी पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, बाकी इंजीनियर भी हैं, इवन पायलट भी हैं जिनको रेडिकलाइज किया गया, ब्रेन वॉश किया गया। लेकिन एक ऐसा मॉड्यूल या एक ऐसी टीम बनाना जिसमें सिर्फ डॉक्टर शामिल हो, इसके पीछे की सोच क्या हो सकती है? मतलब अभी तक पूरी तरह से क्लियर तो हुआ नहीं कि पीछे की क्या सोच हो सकती है, लेकिन जो बेसिक एक सोच वो यही है कि एक डॉक्टर पर कोई भी कम शक करेगा। डॉक्टर के बारे में हम लोग यही मान के चलते हैं, ये तो जिंदगी बचाने वाले लोग हैं, जिंदगी कैसे ले सकते हैं, तो वहां पे आपकी थॉट लेवल वहां तक जा ही नहीं सकती है। तो ये सबसे इजी, अगर किसी ऑपरेशन को आपको अंजाम देना है तो ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि ऐसे लोगों को चुना जाए जिसपे कोई शक ना करे। तो इसीलिए एक मौलवी जो कि पैरामेडिक भी था, हम बात कर रहे हैं मुजम्मिल की, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद उमर की, हम बात कर रहे हैं आदिल की, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शाहीन की। लेकिन इन सबको हटाकर अगर आप देखें, जो मेन सेंटर में है, जिस शख्स ने शायद इस मॉड्यूल की बुनियाद रखी, वो है ये मौलाना मोहम्मद इरफान। तीसरी जमात तक पढ़ा, तीसरी क्लास तक, सिर्फ तीसरी क्लास तक। इसके बाद इसने मुफ्ती की पढ़ाई की, उसके बाद देवबंद गया, वहां से जो मुफ्ती वाली पूरी पढ़ाई होती है वो सीखी। अब तीसरी क्लास तक पढ़ा हुआ एक शख्स MBBS और MD, टॉपर भी हैं जो नीट के या CPMT के। डॉक्टर शाहीन CPMT की टॉपर रही थी। अच्छा। जो प्री एग्जाम होता है मेडिकल का। अब ये सब MBBS हैं, MD हैं। तो तीसरी क्लास पढ़ा हुआ एक शख्स MBBS और MD जैसे स्टूडेंट को, जो इतने पढ़े लिखे और ब्रिलियंट हैं, जिन्होंने टॉप भी किया है, अगर वो ब्रेन वॉश करता है, गुमराह कर सकता है, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। तो असल में ये था मोहम्मद इरफान, जहां से शुरुआत हुई। उसकी शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि सबसे पहले ये एक बार हॉस्पिटल पहुंचता है एक पेशेंट को लेकर, और पेशेंट को लेकर जो पहुंचता इस डॉक्टर मुजम्मिल के पास। यहां उसकी पहली मुलाकात हुई, फिर धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर इसने मुजम्मिल का ब्रेन वॉश करना शुरू किया। अब इसी दौरान में मुजम्मिल के बाद मुजम्मिल का एक और साथी जो MBBS और MD की पढ़ाई के दौरान, क्योंकि सभी ने कश्मीर के अंदर ही MBBS और MD किया, तो उसके बाद इसकी मुलाकात होती है डॉक्टर आदिल अहमद राठर से। अच्छा। अब आदिल अहमद राठर से मुजम्मिल, मतलब इरफान का मुजम्मिल से हुआ कांटेक्ट, ये है सीक्वेंस। मुजम्मिल का हुआ आदिल से, हाँ।
अब इसके बाद ये दोनों कश्मीर में एमबीबीएस और एमडी करने के बाद नौकरी शुरू कर रहे थे। अच्छा, इसी दौरान में अब एमबीबीएस में दाखिला होता है मोहम्मद नबी का। मतलब जो जिसने ब्लास्ट किया, हाँ, उससे तीसरे लेवल पर हुई है मुलाकात। हाँ, तो यहाँ मोहम्मद नबी भी वहीं से पढ़ता उमर। ये सभी जीएमसी है श्रीनगर का, और अनंतनाग में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हाँ, फिर वहां पे इन लोगों ने पढ़ाई की, फिर उसके बाद इसने भी पढ़ाई की। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये तीनों सब नौकरी कर रहे हैं, एमबीबीएस एमडी सब कर लिया। अब पहला शख्स होता है मुजम्मिल, जो कश्मीर छोड़ देता है और ये पहुंचता है फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसके पीछे पीछे फिर कश्मीर घाटी छोड़ने वाला दूसरा शख्स है आदिल अहमद राठर, लेकिन ये अल फलाह नहीं पहुंचता, ये पहुंचता है सहारनपुर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां जॉब करता है। इन दोनों के बाद तीसरा शख्स है मोहम्मद उमर। ये कश्मीर छोड़कर ये भी अल फलाह पहुंचता है जहां मुजम्मिल पहले पहुंच चुका था। तो कश्मीर से 3 डॉक्टर निकले, 2 पहुंचे अल फलाह, 1 पहुंचा सहारनपुर। अब इसी बीच में एक चौथी डॉक्टर आती है, डॉक्टर शाहीन। इसका कश्मीर से कोई संबंध नहीं, ये लखनऊ की रहने वाली, इसने प्रयागराज से एमबीबीएस की पढ़ाई की, सीपीएमटी की टॉपर भी रही है ये, प्री वो जो मेडिकल एग्जाम होता है। फिर इसकी शादी होती है, लेकिन रहती है यूपी में ही। फिर अचानक ये आती है मुजम्मिल के कॉन्टेक्ट में, ये भी यूपी में नौकरी छोड़ देती है और ये भी पहुंच जाती है कहाँ, अल फलाह। तो अब कश्मीर घाटी से 2 डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल ये निकलते हैं, ये सहारनपुर, ये पहुंचता है अल फलाह। ये भी कश्मीर से छोड़कर अल फलाह मुजम्मिल के साथ, ये भी यूपी छोड़कर अब अल फलाह मुजम्मिल के साथ। तो अब अल फलाह में 3 है टीम, एक मॉड्यूल की, डॉक्टर शाहीन, मोहम्मद नबी और मुजम्मिल। चौथा सहारनपुर में है, लेकिन ये सब आपस में संपर्क में है। और इनका काम, मतलब ये जो अभी अमोनियम नाइट्रेट कलेक्ट करने का था, ये तो जुलाई अगस्त से शुरू हो चुका था। और जुलाई अगस्त से जब इन्होंने खरीदना शुरू किया तो इन्हें पता था कि एक मुश्त खरीदने में शक जा सकता है। इन्होंने गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, वहां के अलग अलग मार्केट से इसको खरीदना शुरू किया। अच्छा, ये बड़ा आसान है, 100-200 रुपए किलो मिलता है अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि आप किसान यूज करता है खेती में, या आपको खदान में पत्थर को उड़ाना है एक तय जगह पर, तो उसके लिए आप अमोनियम नाइट्रेट का यूज करते हो। कोई भी आदमी हमारे यहाँ, जब मुंबई ब्लास्ट में, इसके अलावा बेकरी एक जो है पुणे में जो यूज हुआ था, जर्मन बेकरी में, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में भी यूज हुआ था, हालांकि आरडीएक्स भी उसमें साथ था। तो ये अमोनियम नाइट्रेट बड़ा इजी है, एक तो खरीदना, संभाल के रखना, और दूसरा इसका बॉम्ब बनाना। खरीदने के लिए एक कानून जरूर बना हुआ था कि आप जिसको भी बेचोगे उसका आधार कार्ड लेंगे आप, और आधार कार्ड लेके आप दे दें। अब दुकानदार कौन इतना रखता है कि ये 15 किलो ले रहा है, 10 किलो ले रहा है, 25 किलो ले रहा है। अब इन्होंने अगर 25 किलो 20 किलो अलग अलग लोग नूह से, फरीदाबाद से, गुरुग्राम से खरीद रहे हैं, कौन इतना ध्यान दे रहा है? दुकानदार को बेचने से मतलब है। और करते 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 इन्होंने 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर लिया। और जरूरी है अब कि मतलब उस रेडिकलाइजेशन को भी टारगेट किया जाए, डी रेडिकलाइजेशन के लिए। ये सब कायदे से तो मोहरे हैं, मिडिल क्लास, बल्कि गरीब घर से सब आए। एमबीबीएस या एमडी करना इनकी फैमिली के लिए बड़ी बात थी कि चलो अब परिवार का अच्छे से गुजर बसर होगा। लेकिन इतने पढ़े लिखे लोगों को अगर तीसरी क्लास जैसा शख्स, और पढ़े लिखे लोगों को अगर ये ब्रेन वॉश करता है, रेडिकलाइज करता है, तो उससे भी खतरनाक ये है कि जब ये लोग हो गए तो अब आगे अगर ये करते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर है वो भी एमबीबीएस एमडी है ना, तो फिर ये ज्यादा इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है डॉक्टर साहब कह रहे हैं इतने पढ़े लिखे हैं। तो फिर जो ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी आसानी से आप गुमराह कर सकते हो, इनसे तो समझ में आता है ये लोग और इस चेन को लंबी ले जा सकते हैं।